अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू तारीखी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और पाकिस्तान की आला अदलिया के दरमियान एक बेमिसाल मोहब्बत की। खसूसी तौर पर मौजू आज आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मौजूदा मुकदमात जो नैब की अदालत में चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। पाकिस्तान की मौजूदा आला अदलिया की बुनियाद 1978 का एक पीसीओ है, जिसमें सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पीसीओ नाफिज करके पुराने तमाम जजेस को फारिग कर दिया था और अपनी मर्जी के इस्लाम दोस्त जजेस को मुतारिफ करवाया था। उनको जज भर्ती करने के लिए यह शर्त लगाई गई थी कि वो पहले अपना हलफ उठाने से पहले ये गारंटी दें कि वो भुट्टो को सजाए मौत देंगे, जो दी गई। बहरहाल ये मौजू तबालत का मौजू है, इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तारीखी तनाजुर के साथ देखेंगे। आज का मौजू है मौजूदा मुकदमात जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में जेर समाअत हैं। सबसे पहले हमें नैब अदालत को समझना है। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक ऐसा इदारा है जो एंटी करप्शन या बैंकिंग क्राइम से कुछ अलग ज्यूरिस्डिक्शन रखता है। नैब में बिलामूम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी पैसा, बजट, सरकारी ग्रांट को मिस अप्रोप्रिएट करना, उसमें कम खुर्द-बुर्द करना, उसको मिस यूज करना। इसी तरह जनरल पब्लिक में यानी अवामी सतह पर 100 से ज्यादा लोगों से पैसे को जमा करना जो 50 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाए, और उनसे इस तरह का फ्रॉड करना जैसे कोई शख्स हाउसिंग कॉलोनी बनाकर अरबों रुपया इकट्ठा करके भाग जाए, तो ये नैब का ज्यूरिस्डिक्शन का मौजू है। नैब का इख्तियार समाअत शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी मुकदमा को नैब की अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए या नैब सियासतदानों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बेहतरीन आमाजगा बना दी जाए। बदकिस्मती की इंतहा है कि आला अदलिया छोटे सूबों के तमाम सियासतदानों के साथ बिलअमूम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बिलखसूस मुतासबाना रवैया रवा रखती है। माज़ी करीब में आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया गया कि उनके बैरून मुल्क जायदादें और एसेट्स हैं, और पनामा लीक्स के नाम से कुछ वाकयात आपके सामने आए। पनामा लीक पर शोर-ओ-गोगा हुआ तो पहले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी के जरिए सफाई देने की कोशिश की, मगर किसी दाना ने उन्हें समझाया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस पेश करें और वहां से अपनी सफाई लें, ताकि अगले इलेक्शन में उनका मुखालिफ उस वक्त इमरान खान ये नारा ना लगा सके कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चोर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकदमात जब अदालत के सामने गए तो अदालत को यकीन दहानी करवाई गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान दिया कि वो अदालत की ज्यूरिस्डिक्शन यानी इख्तियार समाअत को चैलेंज नहीं करेंगे। उसकी यही वजह थी, सुप्रीम कोर्ट भी जानती थी, अटॉर्नी जनरल भी जानते थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जानते थे कि यह मौजू अदालत के इख्तियार समाअत से बाहर है। लेकिन बदकिस्मती से एक गलत मिसाल सेट की गई। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म ये कहता हूं कि इख्तियार समाअत फरीकैन की मर्जी से अदालत को नहीं दिया जा सकता। इख्तियार समाअत वही होता है जो किसी को कानून की किताब देती है। बहरहाल जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सजा हो गए तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात की छानबीन शुरू हुई। अब यहां सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिलचस्प तमाशा हुआ। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फरमाया कि चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हमने एक जेआईटी बनाई थी और उनके मुकदमात को नैब में चलाया था, तो लिहाजा हम आसिफ अली जरदारी के भी उसी प्रिंसिपल पर मुकदमात को नैब को देते हैं, जेआईटी को देते हैं। कमाल की लॉजिक और मंतक है। आला अदलिया बेहतर जानती है, फाजिल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार बेहतर जानते हैं कि किस कानून के तहत वो ये ऑर्डर कर रहे थे। यहां पर याद रखें कि आसिफ अली जरदारी के वकला की जानिब से कोई अंडरटेकिंग नहीं दी गई थी।
किसी एक वाक़े को मिलाकर दूसरे वाक़े पर अपनी मर्जी चस्पा करना, यह सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कौन कौन से और क्या क्या मुकदमात नैब की अदालत में रावलपिंडी जेर समात है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ये दोनों मुकदमात जिनका आज हम जिक्र करेंगे, एक पार्क लेन रेफरेंस के नाम से है और दूसरा फेक अकाउंट्स के रेफरेंस के नाम से है। ये दोनों मुकदमात नए नहीं हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इन मुकदमात का सुराग लगाया गया। चौधरी निसार अली खान ने बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आसिफ अली जरदारी के खानदानी दुश्मन, माजी में चले जाएं आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, जिन लोगों ने जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इमा पर, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इमा पर आसिफ अली जरदारी की जुबान खींची थी, वो लोग नजफ मिर्जा और बशीर मेमन दोबारा इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किए गए थे। बहरहाल दोनों मुकदमात की छानबीन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुतमईन नहीं हुए। उनकी लीगल टीम ने, उनके वकला ने बताया कि ये मुकदमात अदालतों में चल नहीं सकेंगे। माजी में ये तजर्बा करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बार निस्बतन मोहतात थे, लिहाजा ये मुकदमात अदालतों तक नहीं पहुंचाए गए। अब मैं मुख्तसर बताता हूं। मैं सबसे पहले इस अमर को तस्लीम करता हूं कि माजी में जो वीडियोस की या आइंदा जो वीडियोस करूंगा, जो मुकदमात फैसला हो चुके होते हैं, उनकी अदालती फाइल पढ़े बगैर मैं एक लफ्ज कभी कमेंट नहीं करता। मैं पूरी शहादत पढ़ता हूं, फर्द जुर्म पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी राय बनाता हूं। लेकिन आज चूंकि अभी तक इन दोनों मुकदमात में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है और दस्तावेजात दस्तयाब नहीं है, तो मैं अखबारात, सोशल मीडिया, टीवी पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल दुरुस्त समझते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुकदमाबाजी का इंजाम क्या निकलेगा। पहला मुकदमा है पापड़ वाले, फालूदे वाले, कुल्फी वाले, रद्दी वाले, टोकरी वाले अकाउंट्स। कहानी सुनाना चाहें तो बच्चों को माएं नई से नई कहानी घड़कर सुनाती हैं, बच्चे मुतमईन होकर खुश होकर सो जाते हैं। अगर आप कहानियां सुनाने का अमल जारी रखें तो मुमकिन है कि ये मुकदमात आपको बड़े जैनवन लगें। लेकिन अगली बात होती है किसी भी मुकदमे को अदालत के सामने लाकर शहादत के जरिए मुल्जम और जुर्म के दरमियान एक नेक्सस या कनेक्शन साबित करना। यह सबसे बड़ा काम होता है और इसी पर आकर मुकदमात में मुल्जम या बाइज्जत बरी हो जाता है, मुल्जम शक के फायदे में बरी हो जाता है, बिल आखिर मुकदमा जाया हो जाता है। अब फेक अकाउंट्स का मुकदमा यह है, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कराची के बैंकों में, सिंध के बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनके खुलवाने वाले फेक हैं। यानी किसी पापड़ वाले, फालूदे वाले, गदागर राह चलते इंसान का शनाख्ती कार्ड लिया गया और अकाउंट खोल दिया गया। उस अकाउंट्स में से पैसों की ट्रांजैक्शंस हुई। अब आपको यह सुनाया जाता है कि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। अब अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन को भी समझना होगा। अगर 1 करोड़ रुपया 10-12 अकाउंट्स में आगे पीछे हो तो अरबों की ट्रांसफर हो गई। वॉल्यूम बड़ा करके बयान किया जाता है। अब इल्जाम यह है कि बैंकों में अकाउंट्स खोले जाते हैं और उनमें से ट्रांजैक्शंस होती हैं। कोई भी अकाउंट, ये तयशुदा बात है, एडमिटेड है कि आसिफ अली जरदारी के अपने नाम से, उनके किसी मुलाजिम के नाम के से, उनके नौकर के नाम से, उनकी कंपनी के नाम से नहीं है, अजनबी लोगों के अकाउंट्स हैं। अब आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी को कनेक्ट करने के लिए, उनसे लिंक पैदा करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स बतौर शहादत ये दावा किया जाता है। कल कला को जब ये डॉक्यूमेंट्स अदालत में आएंगे तो पता चलेगा कि क्या ये कंकॉक्टेड हैं, फेक हैं, बनाए गए हैं या इनमें भी कोई जान है या नहीं है। 2 डॉक्यूमेंट्स, एक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स जब सर्च किए गए उसमें पाया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑनर में एक नाश्ता की तकरीब हुई जिसका बिल एक अकाउंट से दिया गया। उस तकरीब का मेजबान अनवर मजीद नामी एक सनतकार था। फिर कह रहा हूं कि यह बयान किया जाता, इल्जाम है, यह जरूरी नहीं कि शहादत से ऐसा साबित किया जा सके। दूसरी बात यह कही जाती है कि उनमें से एक अकाउंट से बिलावल भुट्टो जरदारी के एक एयर टिकट के लिए अदायगी की गई। अब ये 2 इल्जामात हैं। अब मैं पहले आप पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री को या दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री को समझ लें।
फेक अकाउंट्स खोलना बैंकिंग की सनत में एक मामूल है। इसकी कई वजूहात हैं, गैर कानूनी वजूहात हैं। आप इसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बरखुरदार हुसैन नवाज के जुबान में आप कह सकते हैं टैक्स अवॉइडिंग, कि लीगल कंसल्टेंट आपको रास्ता बताता है कि इस तरह से आप टैक्स से बच सकते हैं, ऐसा भी होता है। बहुत सारी वजूहात हैं। अब आप अगर बैंकिंग की सनत में किसी भी अच्छे मैनेजर, कामयाब मैनेजर से वाकिफ हैं तो आपको पता चलेगा कि वो मैनेजर जब एक ब्रांच में होता है उसका बिजनेस हाई जाता है, बहुत ऊपर जाता है। अगर उसे वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस अकाउंट का सारा बिजनेस उसकी नई ब्रांच में चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस वहीं पे रहे। यही बैंकिंग की महारत है, यही बैंकिंग का बिजनेस है। जब आप सरमायादारी निजाम में, जब आप कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हो तो इन चीजों को मामूल के तौर पर लेना होता है। बहरहाल अब कहा यह जाता है कि वो मुख्तलिफ अकाउंट्स आसिफ अली जरदारी के इमा पर इस्तेमाल होते हैं। अब इस बात को कैसे साबित किया जा सकता है कि वो अकाउंट्स आसिफ अली जरदारी से रिलेट किए जा सकते हैं या नहीं? इसका सबसे पहला सबूत यह है कि बैंक मैनेजर को और बैंक खोलने वाले ऑफिसर को, ऑपरेशन के फर्द को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें गवाह बनाया जाए, वो कहें कि आसिफ अली जरदारी का अकाउंट है। ऐसी कोई कोशिश आज तक नहीं हुई है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। अब मैं ये दावा करता हूं कि ऐसे अकाउंट सिर्फ कराची में नहीं, लाहौर में, पिशावर में, जिन दिनों एफआईए इस मामला की तहकीकात कर रही थी उन्हीं दिनों पिशावर में भी अरबों रुपए के इसी तरह के अकाउंट्स बरामद हुए थे। मगर पता चला कि वो अकाउंट्स अफगान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कुछ लोगों के हैं, तो उस मामला को दबा दिया गया। अब फिर लाहौर की बैंकिंग की सनत में चले जाएं, किसी कामयाब मैनेजर से पूछ लें, ऐसे अकाउंट्स वहां भी मौजूद हैं। अब इन अकाउंट्स का यही कमाल है कि उसे आप बेशक अल्लाह दिता कसाई के अकाउंट को उठाकर कह दें कि ये आसिफ अली जरदारी का अकाउंट है। आपने कौन सा साबित करना है? 5-7 साल आप अखबारों में किरदार कुशी करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करेंगे, उसे जलील करेंगे। अल्टीमेटली जब अदालत में आप जाएंगे तो साबित होगा कि इन अकाउंट्स का आसिफ अली जरदारी के साथ कोई लेना देना नहीं, वो बरी हो जाएगा। पहले भी तो 18 साल जेल काटकर वो बरी हुए हैं, पहले भी तो मुकदमात इसी ताकत के साथ उनके खिलाफ बनाए जाते थे। अब फिर इस बात को समझ लें कि किसी भी अकाउंट का आसिफ अली जरदारी के साथ कोई ताल्लुक नैब के प्रोसिक्यूटर आज तक पैदा नहीं कर सके, आज तक साबित नहीं कर सके। हाँ, नैब की अदालत में ये मामला सुपुर्द करना क्यों जरूरी था? इसलिए कि पहले इनकी तहकीकात एफआईए ने की और एफआईए ने रिपोर्ट तैयार की जो चौधरी निसार अली खान साहब को पेश की गई कि इन अकाउंट्स में आसिफ अली जरदारी के अलेज करना, एक्यूज बनाना, मुल्जिम बनाना नामुमकिन है। अब बड़े सिस्टम को रन करने वाले ताकतवर लोग आ गए। नैब का एक इख्तियार है कि वो वजह बताए बगैर किसी इंसान को 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर सकती है। फिर नैब की अदालतों की आप बदमाशी कह लें, लॉलेसनेस कह लें, कि वो अनलिमिटेड टाइम तक जेल में रख सकती है। तो उस वक्त मकसद आसिफ अली जरदारी को जेल में डालना था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, मुबैना हुक्म से, वो हुक्म उसकी कानूनी हैसियत है या नहीं है ये एक अलग मौजू है, ये मुकदमा नैब को दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वजीर आजम है, प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात के लिए ना उनकी गिरफ्तारी होती है, ना उनका रिमांड होता है, वो ट्रायल होते हैं। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से वो सजा हो जाते हैं। अब ये सहूलत आप पंजाब के अलावा किसी दीगर सियासतदान को देने को तैयार नहीं है। ये सहूलत के बगैर रिमांड गिरफ्तारी के प्रोसिक्यूशन ने चालान कैसे पेश कर दिया, ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा। तो ये बात आसिफ अली जरदारी या मोहतरमा फरियाल तालपुर के लिए बतौर हक क्यों नहीं मांगी जा सकती? ये सवाल भी पंजाब के शहरियों के लिए, कानून जानने वालों के लिए, आला अदलिया के लिए हमेशा खुला रहेगा। अब हम दूसरे मुकदमे की तरफ आते हैं। उसे पार्क लेन रेफरेंस कहा जाता है। कहा जाता है कि पार्क लेन एक कंपनी है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी 50%, 25% शेयर्स के मालिक हैं। इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग में उनका ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर एक और कंपनी कायम होती है जिसका नाम पैरागॉन बयान किया जाता है। वो कंपनी 1.5 अरब रुपए का कर्ज लेती है बैंक से। अब जो पहली कंपनी है पार्क लेन, वो इसकी श्योरिटी देती है, जमीन की सूरत में वो इसकी श्योरिटी देती है। अब ये सीधी सीधी एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इसमें कर्ज लिया गया है।
الزام یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے بطور صدر پاکستان اپنے اختیارات کو مس یوز کیا اور بینک سے غلط قرض دلوایا۔ اب پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ بینک سے لون لینا دینا ڈیفالٹ کرنا، اس کے لیے بینکنگ کرائم کوڈز پہلے سے وجود رکھتی ہے، نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ اب دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ الزام نہیں ہے کہ اس لون کی اقساط واپس نہیں ہو رہی ہیں۔ بینک نے آج تک عدالت میں اپروچ نہیں کیا کہ جو لون ہم نے دیا تھا وہ واپس نہیں ہو رہا ہے۔ بینک یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ بینک یہ نہیں کہہ رہا کہ شورٹی ناقص ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ نیب یہ کہہ رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے ابیوز آف پاور کر کے یہ بینک سے لون منظور کروایا۔ اب پھر ابیوز آف پاور کیا ہوتی ہے؟ ابیوز آف پاور یہ ہوتی ہے کہ شورٹی موجود نہیں تھی، بینک نے لون دے دیا۔ اب پھر اگر آپ کو ٹرائل کرنا ہے، نیب میں لانا ہے، تو بینک کے چیئرمین کو بھی پکڑ لیں اور لون دینے والی اتھارٹی کو بھی پکڑ لیں، اسے بھی ٹرائل کریں۔ اب اگر آپ بینک پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیس غلط ہے۔ اب جب تک آپ بینک ملازمین کو گرفتار نہیں کرتے، ان کو ملزم نہیں بناتے، اس وقت تک یہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر ایسا ہو بھی جائے کہ فیک شورٹی ہو، سب کچھ غلط کیا گیا ہو، پھر بھی نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ بینک سے پیسہ گیا، واپس نہیں آیا، بینک سے فراڈ ہو گیا، بینکنگ کرائمز کورٹس ہیں، یہ ان کی جورسڈکشن ہے۔ اب آپ بار بار جورسڈکشن کے ایشو کو پار کر کے جب آگے جانے کی کوشش کرتے ہو، فرض کرو میں ان کی سب بات مان لیتا ہوں، کل کلا کو یہ پایا جاتا ہے کہ قرضہ تو پورا واپس ہو گیا ہے، تو کیا نیب، میڈیا، ججز، سپریم کورٹ آصف علی زرداری اور محترمہ فریال تالپور کی جو کردار کشی کی گئی ہے اسے واپس کروائیں گے؟ جو انہیں اس عمر میں جیلوں میں رکھ کر ذلیل کیا گیا ہے اسے کوئی واپس کروائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے سیاستدان، جمہوریت کے علمبردار اور چھوٹے صوبے سے ہونے کے قصوروار، وہ تو اتنا استحقاق بھی نہیں رکھتے کہ آپ ان کی بیل کے آرڈر میں ایسے طاقتور ایشوز کو اٹھائیں جیسے کہ پنجاب کے سیاستدانوں کے لیے آپ ذکر کرتے ہو کہ نیب نے یہ غلط کیا، نیب نے یہ غلط کیا۔ اب کئی دن سے ان دونوں ریفرنسز کی سماعت جورسڈکشن کے ایشو پر اٹکی ہوئی ہے۔ عدالت کو اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی، فرض کریں عدالت کہے گی کہ ہاں نیب کی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، تو پھر اسے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور یقینی طور تک اتنی دیر تک یہ مقدمات اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اب پھر میرا سوال قانون جاننے والے لوگوں سے، اعلیٰ عدلیہ سے، پاکستان کے اچھی رائے رکھنے والے لوگوں سے، کہ کب تک آپ ان چیزوں کا کھلواڑ برداشت کر سکتے ہو؟ آج کے لیے اسی قدر۔ یوٹیوب چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہاٹ ایشوز پر آپ کے ساتھ بات چیت چلتی رہے گی، تاریخی مواد پر، قانون پر آپ کے ساتھ بات چلتی رہے گی۔ خدا حافظ۔